नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि रीट की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसका हम क्लास 6 का जो पुस्तक है सामाजिक अध्ययन की, उसका हम पहला अध्याय की हम बात करेंगे। इसमें कौन कौन से खास प्रश्न बन सकते हैं जो कि आपको रीट में देखने को मिल सकते हैं। तो आपके सामने ये भारत का प्राकृतिक मानचित्र दिखाई दे रहा है। इस मानचित्र के आधार पर इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे। तो मानचित्र को हम पहले अवलोकन कर लेते हैं कि ये मानचित्र हमें क्या सिखाता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, ये इंडिया का है, भारत का प्राकृतिक मानचित्र है। इसमें यदि हम उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम के अंदर आपको किरथर और सुलेमान, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित पर्वत श्रृंखला है, किरथर और सुलेमान। इसके नीचे हम चलेंगे तो ये सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ विकसित हुई थी और ये सिंधु नदी का परिक्षेत्र है जिसमें इनकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और इधर से काबुल नदी भी आकर में इसमें मिलती है। इससे हम आगे बात करेंगे तो ये थार का रेगिस्तान आ जाता है और इधर ये हिमालय का पूरा भाग है और ये पूरा गंगा नदी का बहाव क्षेत्र है। और इधर उत्तर पूर्व की बात करें, यदि हम पूर्व की बात करें, उत्तर पूर्व की हम बात करें तो यहाँ ये पूरा का पूरा ये ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है और यहाँ गारो की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है। और हम मध्य भारत की बात करें तो विंध्यन पहाड़ियाँ हैं और यहाँ नर्मदा घाटी क्षेत्र है। उसके नीचे हम उत्तर की ओर, यदि हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो ये गोदावरी नदी का बहाव क्षेत्र है। महानदी यहाँ है, सतपुड़ा की पहाड़ी यहाँ सतपुड़ा है, ताप्ती नदी क्षेत्र है और यहाँ पश्चिमी घाट का क्षेत्र आ जाता है। यहाँ पर ये पूर्वी घाट का क्षेत्र है, इधर ये अरब सागर आ जाता है और पूर्व की ओर ये बंगाल की खाड़ी आ जाती है और दक्षिण की हिंद महासागर है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा भारत का प्राकृतिक मानचित्र है जिसके अंदर कुछ नदियों को दर्शाया गया है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किरथर और सुलेमान, इस क्षेत्र विशेष की बात करेंगे। इस अध्याय के अंदर इस किरथर और सुलेमान को लेकर क्या है वो बताया गया है। तो इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उसको मैंने कवर करने का प्रयास किया है। जैसे कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों, इसके संबंध में है वो 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। ठीक है। और भेड़ बकरी और गाय बैल जैसी पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था और यहाँ के लोग गांवों में रहते थे। ठीक है। इस सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र के अंदर गेहूं जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। इसके साथ साथ भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। इसके अलावा यहाँ के लोग हैं वो गाँव में रहते थे। इसके साथ साथ नर्मदा नदी जो क्षेत्र है, तो आप मानचित्र में आप देख सकते हो, ये नर्मदा नदी का, नर्मदा घाटी का ये पूरे पूरे परिक्षेत्र है। इसके संबंध के अंदर क्या बताया गया है कि नर्मदा नदी के तट के आसपास के लोग कुशल संग्राहक थे। ठीक है। कुशल संग्राहक थे, भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह करते थे और जानवरों का शिकार भी है वो करते थे। ठीक है। ये इसके अंदर इसका महत्वपूर्ण है। आगे हम पढ़ेंगे उत्तर पूर्व के अंदर जो गारो पहाड़ियाँ हैं, गारो पहाड़ियाँ और जो मध्य भारत के अंदर विंध्य पहाड़ियाँ हैं, इसके संबंध के अंदर इस अध्याय में इन्होंने क्या लिखा गया है। तो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्यन पहाड़ियाँ, इसके संबंध में है वो यहाँ कृषि का विकास हुआ था। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ इस क्षेत्र के अंदर कृषि का विकास हुआ था और यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। यानी विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग के अंदर, जो आप भारत के मध्य विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं, इस पहाड़ी के उत्तरी भाग के अंदर यानी कि इस बेल्ट के अंदर है वो चावल सबसे पहले उपजाया
गया था। ठीक है, प्रश्न आ सकता है कि भारत के अंदर सर्वप्रथम चावल किस क्षेत्र के अंदर उपजाया गया था? तो वह क्षेत्र है विंध्याचल पहाड़ी के उत्तरी भाग के अंदर, यानी कि ये जो बेल्ट है गंगा नदी के जो भाव क्षेत्र, इस भाव क्षेत्र के अंदर है वो सबसे पहले भारत में चावल को उपजाया गया था। ठीक है, इसके हम आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट आता है सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ, जैसे ये सिंधु है, ये क्षेत्र है जो कि भारत के उत्तर पश्चिम के अंदर ये स्थित है। इसमें जिसकी सहायक नदियाँ जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और ये सारी की सारी है वो सिंधु नदी की पूरी सहायक नदी है। ये पूरी तंत्र पूरा सिंधु नदी का बनाती है। तो इसके संबंध में है वो इस अध्याय में क्या कहा गया है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। ठीक है, जो भारत के जो प्रारंभिक नगरों की स्थापना मानी जाती है तो वो सिंधु नदी के आसपास क्षेत्र के अंदर मानी जाती है। इसके साथ साथ 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास इन्हीं सहायक नदियों के किनारे हुआ। ऐसा माना जाता है कि भारत के अंदर प्राचीन समय के जो नगरों का विकास हुआ था, वो नगरों का विकास है वो सिंधु नदी के जो सहायक नदियां हैं और इसकी जो मुख्य नदी उनके आसपास है वो नगरों का विकास है वो माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गंगा तथा इसकी सहायक नदियां, जैसे कि सोन आदि नदियों के आसपास के क्षेत्र के अंदर प्राचीन समय के अंदर क्या इस अध्याय के अंदर कहा गया है। तो इसमें है वो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान बिहार में स्थित है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र के आसपास जो भी क्षेत्र था वो सारा का सारा क्षेत्र है वो प्राचीन समय के अंदर मगध के नाम से जाना जाता था। यानी कि ये गंगा नदी है, इसके जो दक्षिण के अंदर ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को है वो क्या कहा जाता था? मगध कहा जाता था। ठीक है, और यहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली थे। इन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना भी किया था। ठीक है, ये उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। यानी कि गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी के दक्षिण में है जो उसका आसपास के क्षेत्र को है वो मगध के नाम से जाना जाता था और यहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। ठीक है, इसके अलावा इस अध्याय के अंदर पांडुलिपियों के बारे में भी संक्षेप में बताया गया है, जिसमें इन्होंने क्या लिया, इस अध्याय में क्या कहा गया है कि पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है, पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। और मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसमें मेन्यू का अर्थ होता है हाथ से। ठीक है, इसके बाद है वो पांडुलिपियां प्राय ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की साल से विशेष तरीके से तैयार भोज पत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है, प्रश्न आ सकता है कि पांडुलिपियां वो किस वृक्ष के छाल पर लिखी जाती थी? तो वह भुज नामक पेड़, जो कि ताड़ पेड़ भी कह सकते हैं, या भुज नामक पेड़ की छाल के ऊपर जो लिखा जाता था वो पांडुलिपियां उस पेड़ के ऊपर वो लिखा जाता था। ठीक है, इसके अलावा है ये पांडुलिपियां प्राय मंदिरों तथा विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पर धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी विषयों पर चर्चा मिलती है। इन पांडुलिपियों के ऊपर है वो राजाओं के जीवन परिचय है, औषधियाँ हैं, विज्ञान है और विभिन्न धार्मिक मान्यताओं संबंधित है वो इन ताम्रपत्रों को हमको देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ इस अध्याय के अंदर अभिलेख के बारे में भी संक्षिप्त बताया गया है, जिसमें है वो अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण मिलते हैं। इनके अलावा इन अभिलेखों पर शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे। इनके साथ साथ युद्धों व अनेक उनके कार्यों का वर्णन भी इन अभिलेखों के अंदर मिलता है। ठीक है, ये इतना है वो पहले अध्याय के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इस अध्याय के अंदर संभावित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, इसको लेकर भी मैंने प्रश्न बनाने का प्रयास किया है कि इस अध्याय में कौन कौन से प्रश्न है वो आ सकता है। जिसमें पहला प्रश्न आता है कि आखेट तथा संग्रहण का संबंध निम्न में से किस स्थान से जुड़ा हुआ है? आखेट तथा
संग्रहण का संबंध निम्न में से किस स्थान से जुड़ा हुआ है? मगध, गंगा घाटी, नर्मदा घाटी, गारो पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, निम्न में से पहला बड़ा राज्य कौन सा था? पहला बड़ा राज्य कौन सा था? मगध, काशी, अयोध्या, सुलेमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, काशी का आरंभ किस स्थान से माना जाता है? काशी का आरंभ किस स्थान से माना जाता है? सिंधु घाटी, नर्मदा घाटी, गंगा घाटी या गारो पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गारो पहाड़ियाँ और विंध्यन पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र जहां से कृषि का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो गंगा व सोन नदी के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? गंगा व सोन नदी के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? अयोध्या, मगध, प्रयाग, काशी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध। इसी तरह इसका 5वां सवाल है, पांडुलिपियां कौन से पेड़ की साल पर लिखी जाती थी? आम, बांस, बुर्ज या ताड़, बरगद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, बरगद या बुर्ज या ताड़ के पेड़ के साल पर है वो लिखी जाती थी। ठीक है, आगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें है वो इस पूरे अध्याय का सार आपको देखने को मिल सकता है। निम्नलिखित में से सुमेल करो। इसमें कुछ स्थान दिए हुए हैं और यहाँ कुछ संबंध दिए हुए हैं कि ये संबंध कौन से स्थान से जुड़े हुए हैं, जैसे कि नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ और गंगा घाटी, ये कुछ स्थान दिए हुए हैं। जिसमें पहला बड़ा राज्य, आखेट तथा संग्रहण, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, आरंभिक कृषि और प्रथम नगर। जिसमें नर्मदा घाटी है, तो नर्मदा घाटी का संबंध किससे था? नर्मदा घाटी का संबंध था वो आखेट और संग्रहण से था। ठीक है, मगध है वो पहला बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ियाँ, तो गारो पहाड़ियों का संबंध आरंभिक कृषि से माना जाता है। सिंधु एक सहायक नदियां हैं वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगर की स्थापना यहाँ मानी जाती है। और गंगा घाटी ये प्रथम नगर है, वो गंगा घाटी के किनारे वो मानी जाती है। तो इस प्रकार प्रश्न आपको इस अध्याय के देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसी प्रकार इस पुस्तक के जितने भी अध्याय हैं वो सभी का हम सिलसिलेवार आपको नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।